जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा व्यंजन संधि। और व्यंजन व्यंजन संधि में अब तक स्वर संधि के 5 भेद और व्यंजन विसर्ग संधि की तमाम कंडीशन हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ हमें व्यंजन संधि जो कि संधि का हम तीसरा भेद पढ़ रहे हैं। इस संधि के तीसरे भेद में हमें बहुत सारी संधि व्यंजन संधि की जो कंडीशन है उसको समझना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे व्यंजन की शुद्ध वर्तनी पूछी जाए तो व्यंजन की शुद्ध वर्तनी ये है। जब भी आपसे संधि की शुद्ध वर्तनी पूछी जाए तो संधि की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जैसे सन्मार्ग हैं, तो सन्मार्ग में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर न का अनुस्वार नहीं होता। दूसरी चीज आप गलती करते हो संन्यास में। संन्यास में क्या होता है, जब आप यहाँ पे न लिख लेते हो तो ऊपर अनुस्वार नहीं देते, तो ये भी दूसरी गलती होती है। तो संन्यास में अनुस्वार आता है लेकिन वो मैं के स्थान पे आता है। यहाँ पे न्यास शब्द अलग होता है। ये हो गया सम और न्यास से मिलके क्या बना है, संन्यास। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसीलिए क्या हुई, व्यंजन संधि। ऐसे ही सन्मार्ग की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पहली कंडीशन हो गई हमारी सन और मार्ग, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सम और मार्ग। ये तो थी व्यंजन संधि की बात कि यहाँ पे भी मैं, इधर पे भी मैं, दोनों के दोनों मैं अर्थात व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। और ये बात है शुद्ध वर्तनी की, क्योंकि व्यंजन के अंदर यहाँ पे जो अनुस्वार आया है ये इस वाले के स्थान पे आया है, ये के स्थान पे। ये टे वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है टे ठे डे ढे ने, इसके स्थान पर ही ये आता है। संधि में यहाँ पर जो ये अनुस्वार आया है इस न के स्थान पे आया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, आधा ने। तो जब ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ये। एक प्रश्न तो हमारा ये बनता है कि व्यंजन संधि में जो दो शब्द हैं उनकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। क्लियर। दूसरा आपको क्वेश्चन ये बनता है कि अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे आया, तो आप कहोगे यहाँ यह के, यहाँ ये अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे आया, तो आप ये कहोगे कि यहाँ न के स्थान पे। इसके बाद व्यंजन संधि की जो कंडीशन है, व्यंजन संधि की कंडीशन है जहां जहां व्यंजन का स्वर वर्ण, जहां व्यंजन का के साथ मेल हो वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। दूसरी कंडीशन क्या है, जहां व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल या योग हो, वो भी क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द ले लिया वागीश, तो ये जो वागीश बना है ये हमने अलग कर लिया। जब हमने ये वाला ई जो है, ये वाला जब ई हमने यहाँ पे ले लिया तो इधर क्या बच गया, आधा गए। इधर क्या बचेगा, आधा गए, क्योंकि ये जो गी बना है ये आधे गए और ई से मिलके बना है। ये ई हमने ले लिया इसमें, तो यहाँ बच गया आधा गए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है और संधि तब तक नहीं होती है एक अयादी संधि को छोड़ के, जब तक दोनों का मीनिंग ना हो। आपको ये ध्यान रखना है, जब तक दोनों का मीनिंग ना हो। तो ये क्या हो गया, वाक और ईस मिलके क्या बन गया, वागीस। यहाँ से क्या आया, एक व्यंजन, इधर से क्या आया, एक स्वर, एक व्यंजन और एक स्वर का जहाँ मेल होता है तो वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। अगर यहाँ तक की ये कंडीशन समझ में आई और मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँच रही है तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक सारी चीज़ ठीक है। राहुल,
स्वाति, अर्जुन, रविंदर, पूजा, अंकित, मोनू, संगम, आशीष, कृष्णा जी, माधुरी, आयुष, यहाँ तक ठीक है चीजें सब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरी कंडीशन देखिए, ये थी हमारी पहली कंडीशन। यहाँ पे क्या था, व्यंजन का स्वर के साथ मेल। दूसरी कंडीशन क्या है, शब्द आ गया हमारा यहाँ पे सदा जगन्नाथ शब्द आ गया। और ये जो जगन्नाथ शब्द है हमने पहले इस रूप में तोड़ा, जगन और नाथ के रूप में। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब इसका अर्थ नहीं है तो अर्थ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये पहला अपने वर्ग के किस में बदल दिया, पांचवे में। यहाँ पे ये पहला किस में बदल गया था, अपने वर्ग के तीसरे में। तो व्यंजन संधि की कंडीशन है कि शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का, आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, पहला पांचवे में या पांचवा पहले में या तीसरा पहले में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं कि शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। जब दोनों का अर्थ है, जिसका मीनिंग होगा शुद्ध संधि विच्छेद, तो वो होगा, क्योंकि सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्द का जन्म होता है। और जिसका अर्थ नहीं होता तो उससे कभी नया शब्द बन भी नहीं सकता। तो यहाँ वाक का अर्थ वाणी है, ईश का अर्थ स्वामी, तो जो वाणी का स्वामी है वो वागीश हुआ, एक पॉइंट। यहाँ पे जगत संसार नाथ स्वामी, जो संसार का स्वामी है वो क्या कहलाता है, जगन्नाथ। क्योंकि ऊपर वाले शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पहली कंडीशन के अंदर अर्थ है। यहाँ वागीश का मतलब क्या होता है, वाणी का जो स्वामी होता है उसे वागीश कहते हैं। तो यहाँ वाक वाणी, ईश स्वामी, तो वाणी का स्वामी वागीश हुआ। तो इसका जो अर्थ है वही यहाँ ऊपर भी है। तो यहाँ ये कै किस में बदल दिया हमने, सेकंड कंडीशन में कै में बदल गया, क्योंकि कै का कै में ही बदलेगा, टै का टै में बदलेगा, तय का तय में बदलेगा। तो तीसरी कंडीशन में ये जाके शब्द बना। ऐसे ये दूसरी कंडीशन है, तीसरी में जाके शब्द बना। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, जिसका अर्थ होगा। अब मान के चलो आपसे यहाँ पे दे देता है कि एक तो ये जगत दे दिया, दूसरा ये जगत दे दिया, और तीसरा ये वाक दे दिया, और चौथा ये वाक दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सही वर्तनी बताइए कौन सी है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तो शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, आपके लिए क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी बताइए, सही वर्तनी बताइए कौन सी है। जी टाइप कीजिए, अगर आपको एक सही लग रहा है, 2, 3, 4 में से जो भी सही लग रहा है वो आप टाइप कीजिए। जी योगेश, श्वेता, सौरभ, धर्मेंद्र, आकाश, पूजा, सत्यम, परवीन, प्रदीप, यश, बबलू, किरण, राहुल, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा एक तो जगत सेकंड सही है। क्यों सही है, क्योंकि मूल जो शब्द है ना जगत, वो ये वाला है। दूसरा इसमें से एक फोर्थ सही है। फोर्थ क्यों सही है, क्योंकि इसका अर्थ है, इसका अर्थ वाक होता है, इसका अर्थ संसार होता है। तो गलत कौन सा हुआ, गलत वर्तनी ये भी हुई और गलत वर्तनी ये भी हुई। क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, प्रयोग तो हम ये करते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा आ गया तय, इसमें से क्या आ गया न, ये दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन। तो यहाँ ये दोनों कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि जहाँ व्यंजन का स्वर वर्ण के साथ मेल हो, व्यंजन का स्वर वर्ण के साथ मेल हो रहा है, स्वर वर्ण ये रहा, तो वो क्या कहलाई, हमारी व्यंजन संधि। और जहां व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो, यहाँ व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, व्यंजन संधि की। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इसके अलावा फिर तीसरी कंडीशन देखिए क्या है। तीसरी कंडीशन है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए, शब्द का अर्थ बनाने के लिए
शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित होंगे? जैसे शब्द आ गया वांग में, तणमास, तड़ानन, तड़ासन, जगदीश, सदाचार, सन्मार्ग। जी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये है हमारा वांग और में, ये है सन और मास, ये है सड़ और आनन, और ये है सड़ और आसन। इनमें दूसरे शब्द का तो अर्थ है, लेकिन पहले शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे वांग का भी कोई अर्थ नहीं है, सन का भी नहीं है, सड़ का भी नहीं है, और इसका भी नहीं है। तो जब अर्थ नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थ बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? वाक और में, इसके बाद में सट और मास, इसके बाद में ये सट और आनन, इसके बाद में ये सट और आसन। यहाँ पे क्या होगा, ये हैं जगत और ईश, जगदीश। ये क्या है? सद और आचार, सदाचार। सन और मार्ग, सन्मार्ग। लेकिन इससे पहले कंडीशन क्या थी? यहाँ पे जगत और ईश, जगदीश। यहाँ पे सत और आचार, सदाचार। और यहाँ पे सम और मार्ग, सन्मार्ग। राइट संधि विच्छेद ये पहली है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी कंडीशन। ऐसे ही यहाँ पे ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। और ये सारे के सारे इसी तीसरी कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो ये कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि इनमें प्रत्येक वर्ग का, ये पहला है कै वर्ग का, ये पहला किस में बदल गया? अपने वर्ग के पांचवे में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि कै वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं कै, खे, गे, घे और पांचवा ये वाला। इसके बाद टै वर्ग में जो वर्ण आते हैं, टै वर्ग में इसमें आते हैं टै, ठै, डै, टै, ठै, डै, ढै और न। इसके बाद तै वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो तै, थे, दै, तै, थे, दै, धै और न। ऐसे पै वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं पै, फै, बै, भै और मैं। ये वर्ग हैं हमारे, 5 वर्ग होते हैं। हमने यहाँ 4 इसलिए लिखे क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए उसके। तो यहाँ पहला किस में बदल गया? पांचवे में। कै वर्ग का पहला क्या है? कै वर्ग का पहला ये वाला है हमारा, ये वाला, ठीक है। और ये किस में बदल गया? ये बदल गया अपने वर्ग के पांचवे में, पहला पांचवे में। ऐसे ये पहला वाग इसमें किस में बदल गया था? तीसरे में। तो ये पहला किस में बदला? पांचवे में। ऐसे यहाँ सट मार्ग
ये वाला पहला है हमारा, और ये किस में बदल गया हमारा, इसमें, यहाँ पांचवे में बदल गया, पांचवा ये रहा ने। तो यहाँ पहली कंडीशन ये बदल गया पांचवे में। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, ये पहला है और ये बदल गया अपने तीसरे में, ये पहला है ये बदल गया तीसरे में, ये पहला है ये बदल गया अपने तीसरे में, ये पहला है ये बदल गया तीसरे में, ये यहाँ पे पहला है और ये बदल गया पांचवे में। ये किस में बदल गया, पांचवे में। तो सही संधि विच्छेद कौन सी हुई, जिसका अर्थ है, क्योंकि अर्थ तो यहाँ जगत का है, अर्थ यहाँ सत का है, इस सत का तो कोई भी अर्थ नहीं होता। सत आचार जो श्रेष्ठ आचार है, उत्तम आचार है, जो उत्तम आचार है वही तो कहलाएगा। तो यहाँ सम मार्ग जो अच्छा मार्ग है वो क्या कहलाया, सन मार्ग कहलाया। ऐसे सट मतलब कितना होता है, 6, आनन का मतलब मुख, आसन का मतलब 6 बैठने के स्थान। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे वहां का मतलब क्या होता है, वाणी। मैं का मतलब सृष्टि करना, जो वाणी से सृष्टि करता है उसको कहते हैं वांग में। वांग में मतलब साहित्य। वांग में का मीनिंग क्या होता है, साहित्य। तो यहाँ वाक और मैं दोनों का अर्थ है षष्ठ और माह, 6 महीने की बात कर रहे हैं। सट और आनंद 6, आनंद मुख की बात कर रहा है। कार्तिकेय के लिए हम प्रयोग करते हैं गणेश के बड़े भाई। सट और आसन 6 आसन की बात कर रहे हैं। अगर ये तीसरी कंडीशन क्लियर हो गई हो कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी में से आएंगे एग्जाम्पल जब भी पूछेंगे, इसी में से आएंगे। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ ये रे ले वे वर्ण आए या ऊष्म वर्ण से है, या ऊष्म वर्ण से है आए, तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द आ गया हमारा संयोग, इसके बाद संरक्षण, संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद। यहाँ पर क्या होगा, ये सम और योग, यहाँ पे सम और रक्षण, ये सम और लगन, और ये क्या हो गया, सम और वाद। ये इनका सही संधि विच्छेद है। वर्ण कौन से आए यहाँ पे, मैं के बाद में ये, मैं के बाद में रे, यहाँ मैं के बाद में ले, और यहाँ पे मैं के बाद में वे। मैं ऊपर आपको यही कह रहा हूँ, मैंने आपको यही कहा, यदि मैं के बाद में ये रे, ये आ गया, ये वाला ये, इसके बाद में रे आ गया, ये वाला रे, इसके बाद में ले आ गया, ये वाला ले, और इसके बाद में वे आ गया, ये वाला। आपको ये ध्यान रखना है, यदि सम उपसर्ग के बाद, या फिर आप ये कह सकते हो कि यदि मैं के बाद अंतस्थ वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं हमारे, ये रे ले वे होते हैं। यदि सम उपसर्ग के बाद या मैं के बाद ये रे ले वे वर्ण आए,
तो इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो अनुस्वार आया है वो इस वाले वर्ण के स्थान पे आया है। तो ये किसके उदाहरण हुए? दोनों के दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि। क्लियर? तो ये क्या थे हमारे अंतस्थ। अब ऊष्म वाले देखो, ऊष्म वाले क्या है? यहाँ पे शब्द आ गया हमारा संशय। क्या आ गया? संशय, संसार। यहाँ क्या आ गया? संहार। क्या है? संहार। कैसे बनेंगे जी? यहाँ पे शब्द हैं ये सम और है, और यहाँ क्या है? ये सम और सार, और यहाँ क्या है? ये सम और हार। कौन से दो वर्णों का होगा परिवर्तन? यहाँ पर मैं के बाद में से, यहाँ पे भी मैं के बाद में से, और यहाँ पे भी मैं के बाद में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं, ये भी दोनों के दोनों व्यंजन हैं, ये भी दोनों के दोनों व्यंजन हैं। और जब दोनों व्यंजन हैं तो क्या हुआ? व्यंजन संधि। एक पॉइंट। दूसरा क्या है? मैं के बाद में से आया तो ये मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में। मैं के बाद में से आया, ये वाला मैं किस में बदला? अनुस्वार में। मैं के बाद में है आया, ये किस में बदला? अनुस्वार में। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आ गया संदेह शब्द। तो अब आप इस संदेह में कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे? क्योंकि संदेह का जो शुद्ध वर्तनी है वो तो ये होगी, क्योंकि यहाँ इस न के स्थान पे मैं हुआ है। ये जो अनुस्वार आया है, क्योंकि इसका सही संधि विच्छेद क्या है? पहले आप इसको इस रूप में तोड़ोगे और फिर इस रूप में आप सम और यहाँ इस रूप में तोड़ोगे। क्लियर? तो यहाँ मैं के बाद में क्या आया? दे। तो इसमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे। इसमें तो जो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं ये एक तो आपस में बदलते हैं। यहाँ मैं बदल गया न में, और ये न बदल गया अनुस्वार में, यहाँ पे जैसे संजय में है। तो ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है। हाँ, मेरी बुक 1 तारीख को आएगी, 1 जनवरी को नई जो बुक है। ये पुरानी जो बुक है वो आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन बुक है वो भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अग्नि परीक्षा के नाम से सामान्य हिंदी की बुक है प्रैक्टिस। जो नई बुक होगी उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों होगी। ठीक? तो 1 तारीख को लॉन्च करेंगे 2022 में, क्योंकि हर साल एक बुक लाएंगे और वो मार्केट की इकलौती अपनी बुक होगी जिसमें से पूरा पेपर आएगा। ठीक? जैसे आमिर खान साल में एक ही फिल्म बनाते हैं लेकिन उसकी सारी फिल्म हिट हो जाती है, तो ऐसे ही हम भी साल में एक ही लाएंगे मेहनत करके बुक, और वो सारी हिट होगी। उसी में से सारे पेपर है, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी को नए साल पे। ठीक है? हाँ, उसमें इसलिए क्योंकि एक तो मेरा एग्रीमेंट जो है, मेरी सैलरी जो बढ़ती है ना गवर्नमेंट, वो 1 तारीख को बढ़ती है, क्योंकि कुछ का जुलाई में लगता है 1 जुलाई का एग्रीमेंट, कुछ का जनवरी में लगता है, तो मैं जनवरी वाला हूँ। तो 1 जनवरी मेरे लिए वैसे भी थोड़ा लक्की होती है। ठीक है? तो मेरी सैलरी बढ़ती है, और दूसरा उसमें जो नए काम करने होते हैं नए साल में, कुछ नई चीज़ों को अचीव करके जो गलतियां होती हैं उसकी भी माफ़ी मांगनी होती है। ठीक है? और फिर नए एम पे अपना हम शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन बुक मिलेगी, ऑफलाइन में बुक नहीं दूंगा। अगर ऑफलाइन है तो नकली बुक है और उनमें गलतियां हैं, ये आपको ध्यान रखना। मैं जितनी भी बुक दूंगा वो सारी ऑनलाइन देंगे, वो डायरेक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट वालों से आपके घर पे पूछिए। किसी भी बुक स्टोर पे मैं अपनी कोई भी बुक नहीं दूंगा। ठीक है ना? मैंने पहली बुक दी है ना ये दी है। अगर आप वो बुक कहीं से खरीद रहे हैं तो समझ लो उसकी वो नकली कॉपी है, जो दाएं बाएं करके पोस्टर वही रखा गया है, अंदर की चीजें उन्होंने बेफालतू की रख दी है। तो कई बार पोस्टर तो कोई भी डिजाइन कर सकता है, कॉपीराइट हमारे पास है, मुझे पता चलेगा तो थोड़ा सा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है? लेकिन अब बुक जब भी खरीदोगे तो आप ऑनलाइन खरीदोगे। ठीक है? चलो जी, मैं लेक्चरर हूँ दिल्ली के अंदर। हाँ, मेरे बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। मैं दिल्ली में लेक्चरर हूँ, 2011 में मेरी नौकरी लग गई थी। ठीक है? तब से मैं सर्विस में हूँ। जी जी, ओके। चलो, तो ये क्या है? ये मैं से, ये तीनों के तीनों, ये भी से है, ये वाला से है, ये क्या? ऊष्म व्यंजन। और आपको यहाँ यही तो कंडीशन बताई गई। यदि मैं उपसर्ग के बाद में अंतस्थ य बनाए या फिर ऊष्म से है बनाए, इसका कोई बनता ही नहीं है। ठीक है?
तो आपको ये ध्यान रखना है इसका कोई बनता ही नहीं है शब्द, तो इसीलिए हमने ये नहीं लिया, हमने इसका दिखाया, आपको इसका दिखाया और इसका दिखाया। ठीक है, ये क्या थी हमारी फोर्थ कंडीशन। अगर यहां तक क्लियर हुई वो चीजें तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं पांचवी कंडीशन पे। पांचवी कंडीशन क्या है? यदि मैं के बाद मैं आए, यदि मैं के बाद मैं आए तो मैं का द्वित्व हो जाता है। यदि मैं के बाद मैं आए तो मैं का द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाएगा? मैं का द्वित्व कैसे होगा जी? जैसे सम्मान, सम्मति कैसे बने हैं जी? ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ये सम और मान। यहाँ पे क्या आ गया? ये सम और मति। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? यहाँ से हमने क्या लिया? यहाँ से मैं लिया, इधर से भी मैं लिया है, दोनों के दोनों क्या हो गए? यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से मैं है, इधर से भी मैं है, ये दोनों के दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन संधि। तो रूल क्या था? रूल था यदि मैं के बाद मैं के बाद मैं आ गया तो ये मैं का द्वित्व कहलाता है, ये वाला मैं का द्वित्व कहलाता है। जैसे बच्चा है शब्द, बच्चा में चै द्वित्व है, दिल्ली शब्द है, दिल्ली में लय द्वित्व है, डिब्बा शब्द है, डिब्बा में क्या है? यहाँ बै द्वित्व है, पप्पू में क्या है? यहाँ पै द्वित्व है। तो व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक स्वर सहित और एक स्वर रहित। तो जो आधा व्यंजन होता है उसे स्वर रहित बोलते हैं। जैसे यहाँ आधा क्या आ गया, तो ये आधा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन है। दोनों में अंतर क्या? इसमें स्वर है या नहीं? इसमें स्वर है। तो जब कोई एक व्यंजन अपने दोनों रूप में आ जाए तो उसको बोलते हैं द्वित्व। उसको क्या बोलते हैं? उसको द्वित्व बोलते हैं, उसको द्विगुणी बोलते हैं। उसको द्वित्व अर्थात द्विगुणी बोलते हैं। क्या है? हाँ, 199 रुपया रहेगा प्राइज। इसका पहले वाली बुक का भी 199 था, इसका भी 199। ठीक, तो वो बात करेंगे 1 तारीख को। तो यहाँ पर यदि मैं के बाद में मैं आए तो मैं का क्या हो जाता है? मैं का द्वित्व हो जाता है। इनमें कोई संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां से भी हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये द्वित्व व्यंजन वाले शब्द है, ये क्या है? द्विगुणी व्यंजन वाले, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हुए, इनमें संधि है। क्योंकि सम का, मान का, सम का, मति, मति मतलब बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के बाद मैं आए तो मैं का क्या हो गया? द्वितीय। पांचवी कंडीशन है, ये भी व्यंजन संधि की हुई। इसीलिए तो बाद में करा रहे हैं, पहले विसर्ग संधि कराई, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन आती है। ठीक है, तो 5 कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। ये थोड़ी सी बाकी संधियों में टफ है। आगे देखो, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद है वर्ण, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो, 6 वर्ण आए तो, के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में आधे चय का आगम हो जाता है। आधे चय का आगम हो जाता है या आ जाता है। आगम का मतलब होता है आ जाना। तो बीच में आधे चय का आगम हो जाता है, यानी कि बीच में क्या आ जाता है? आधा चय आ जाता है। कैसे आएगा? जैसे शब्द आ गया हमारा अनुच्छेद, परिच्छेद, मातर छाया, पितर छाया, वृक्ष छाया, तरु छाया, स्वच्छंद। कैसे करेंगे जी?
यहाँ पर क्या आया, अनु और छेद, यहाँ पे परी और छेद, यहाँ पे मात्र और छाया, यहाँ पे पित्र और छाया, यहाँ पे क्या है, वृक्ष और छाया, यहाँ पे तरु और छाया, यहाँ पे स्वच्छ और छेम, और यहाँ पे स्वच्छ और छंद। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कौन से दो वर्णों का आपस में, यहाँ पे छोटा ऊ आया, इधर से छ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई आया, इधर पे आया छ, यहाँ पे री आया, इधर आया छ, यहाँ पे री आया, इधर आ गया छ, यहाँ पे ए आया, इधर आ गया छ, यहाँ पे ऊ आया, इधर से आ गया छ, यहाँ पे ए के बाद में यहाँ छ, यहाँ पे ए के बाद में छ। अब ध्यान से देखो, बाद में तो सब में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पहले क्या है, ये ऊ स्वर है, यहाँ ई स्वर है, यहाँ री स्वर है, यहाँ भी री स्वर है, यहाँ ए स्वर है, यहाँ पे ऊ स्वर है, यहाँ पे भी ए स्वर है, यहाँ पे भी है, बाद में छ आया। इस वजह से सबके बीच में देखना क्या आया है, सबके बीच में यहाँ च का आगम हो गया, च आ जाता है, सबके बीच में च आ जाता है। अब आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, जब इनकी वर्तनी पूछी जाएगी तो आप गलत कर दोगे। मात्र छाया अगर पूछ लिया तो आप क्या करोगे, मात्र छाया ये वाली करोगे, और ये वर्तनी गलत है। अगर आपसे कोई वृक्ष छाया पूछ ले तो आप ये वृक्ष छाया ऐसे लिखोगे, ये भी गलत है। क्योंकि रूल क्या है, नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो दोनों के बीच में, किसके, स्वर वर्ण के और छह के बीच में च का आगम हो जाता है, और वो कौन से का, आधे च का। ये सारी वर्तनी सही है, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। और तीसरा ये क्वेश्चन है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही संधि विच्छेद है अनु और छेद। और चौथा क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या है, अनु उपसर्ग है। परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या है, परि उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संधि हमें वर्तनी भी बताती है कि कौन सी वर्तनी सही होगी, और संधि हमें उपसर्ग भी बताती है, और संधि वाले क्वेश्चन अपने आप में पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए वर्तनी और उपसर्ग की पहचान भी हमें संधि ही करा रही है। तो इसीलिए ये है हमारी छठी कंडीशन। ठीक है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है, और यहाँ पे एक स्वर और एक व्यंजन का आपस में योग हुआ। जब एक स्वर एक व्यंजन का योग हुआ तो ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हुए। यहाँ तक क्लियर है। मैं बार बार आज इसलिए पूछ रहा हूँ अरकंडी, क्योंकि आज तक किसी को व्यंजन संधि समझ में नहीं आई, और ये हकीकत है, आज पहली बार ही संधि वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब तक ऊट पटांग चीजों को आप रटते थे, बिना लॉजिक के, बिना हाथ पैर के चीजों को आप सूचनाओं की तरह पकड़ लेते थे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। भाई मैथ में फार्मूले हैं बहुत सारे, a + b² बराबर a² b² 2ab। ऐसे साइंस में भी बहुत सारे नियम है, फार्मूले हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी है, लेकिन संधि में कुछ ज्यादा ही है, और वो भी खासकर व्यंजन संधि में। तो इसीलिए अगर आपको क्लियर है तो प्लीज आप हर कंडीशन के बाद एक बार ओके जरूर कर दिया करो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब जब पूछे जाते हैं तो केवल और केवल 2% पेपर में बैठने वाले केवल 2% स्टूडेंट ही इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, और वो 2% जिनको भर्ती होना है। आगे कंडीशन देखो, आगे कंडीशन क्या है। यदि तय के बाद च ज ले वर्ण आए तो आधा तय क्रम से च आधा च आधा ज और आधे ले
आधे लय में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि तय के बाद में चय जय लय बनाए तो आधा तय क्रम से आधे चय आधे जय आधे लय में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा? यहाँ पे शब्द आ गया हमारा उच्चारण, सच्चरित, उज्ज्वल, उल्लेख, उल्लास। करो जी। यहां से उच्च और चारण, यहाँ सच और चरित, ये उज और ज्वल, ये उल और लेख। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ये बदल गया यहाँ चय तय में, और सही संधि विच्छेद बन गया उच्च और चारण। ये किस में बदल गया? तय में। और सही संधि उच्छेद हो गया ये किस में बदल गया? यहाँ पे तय में। और सही संधि विच्छेद हो गया हमारा ये, और ये किस में है? तय में। और ये इसका सही संधि विच्छेद हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी। ऐसे ही यहाँ पे ये शब्द हैं उल और लाश। इससे पहले कौन सी कंडीशन थी? इससे पहले कंडीशन थी उत और लाश। क्लियर? अब इन सब का मीनिंग हो गया। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हुई? पहली कंडीशन हुई हमारी ये वाली, और दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके शब्द बना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला तय है, यहाँ पे क्या है? चय। तो जब तय के बाद में चय आया है तो यहाँ ये लिखे, यदि तय के बाद चय आए तो तय के बाद चय आ गया। तो ये वाला तय किस में बदला? आधे चय में, और शब्द बन गया उच्चारण। तो उच्चारण में जो चय का द्वित हुआ है वो तय के स्थान पे परिवर्तन होके बना है चय का, क्योंकि अर्थ इसका है उत, ये संस्कृत का उपसर्ग है। सच्चरित में यहाँ पे तय के बाद में, यहाँ तय क्या है? तय के बाद में चय है, और यहाँ क्या लिखा है? तय के बाद में चय आए, तय के बाद चय आ गया। तो फिर जो भी यहाँ होगा, यहाँ चय है तो इस वाले आधे तय का आधे चय में परिवर्तन, आधा आधे में बदलता है, पूरा पूरे में। तो जब आधा तय है तो ये आधे चय में बदला। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में बन गया सच्चरित। ये वाला उच्चारण शुद्ध वर्तनीय है, ये वाला सच्चरित शुद्ध वर्तनीय है, ये वाला उज्ज्वल शुद्ध वर्तनीय है, ये वाला उल्लेख शुद्ध वर्तनीय है। आप क्या करते हो? सदचरित में कहीं पर ये लिखा होगा, इसी को आप सही मान लोगे, जबकि ये गलत है। अरे यहाँ इस वाले तय का चय में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बाद में चय है। तो जो भी बाद में रहेगा, यहाँ तय है और तय के बाद में क्या? आधा जय है। तो ये जब आधा तय है तो ये आधे जय में बदलेगा। तो ये किस में बदल गया? तय जय में बदला। यहाँ पे ये वाला तय किस में बदला? लय में। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तय के बाद में क्या है? यहाँ पर ये आधे तय के बाद में ये लय है। तो जब तय के बाद लय है तो ये वाला तय लय में बदलेगा ना। ये तय के बाद जय है तो ये वाला यहाँ जय में बदल गया। ये वाला यहाँ चय है तो ये फिर किस में बदल गया? तो जब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जब यहाँ आधे तय के बाद में चय है तो ये वाला तय भी चय में ही बदलेगा, ये वाला तय भी चय में बदलेगा। तो जो भी बाद में रहता है, यहाँ चय है तो ये चय में बदला, यहाँ चय है तो ये चय में बदला, यहाँ जय है तो ये जय में बदला, यहाँ पे लय है तो ये लय में बदल गया। ऐसे ये तय के बाद में लय है तो ये वाला लय में बदल गया, आधा तय, आधा आधे में और पूरा पूरे में बदलता है। और ये दोनों के दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन। और जब दोनों के दोनों व्यंजन हैं तो यह है व्यंजन संधि। रूल क्या था? यदि तय के बाद में चय आ जाए, यदि तय के बाद में जय आ जाए, यदि तय के बाद में लय आ जाए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये वाला तय चय में, लय में और जय में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? जो भी बाद में रहेगा उसमें बदल जाएगा। इसमें उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है।
सच्चरित में कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। उल्लेख में कौन सा उपसर्ग है? उत। यहाँ पे उल्लास अत्यधिक खुशी को कहते हैं, कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। तो कितनी कंडीशन हो गई हमारी? 7 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हुई? 7 कंडीशन हो गई हमारी। आठवीं कंडीशन क्या है? यदि ए आ स्वर को छोड़कर, ए और आ स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर, किसी अन्य स्वर के बाद, किसी अन्य स्वर के बाद, किसी अन्य स्वर के बाद दंतव्य से लिख देता हूं, दंतव्य सवर्ण आए, दंतव्य सवर्ण आए तो दंतव्य से का, दंतव्य से का, दंतव्य से का मूर्धन्य से, दंतव्य से का मूर्धन्य से में, मूर्धन्य से में परिवर्तन हो जाता है। दंतव्य से का मूर्धन्य से में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा नियम है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। जैसे शब्द आ गया अभिषेक, शब्द आ गया विषम। कैसे करेंगे जी? अलग। यहाँ पे हो गया हमारा अभी और ये वाला यहाँ पे हो गया वी और सम। इनमें पहले वाले का तो अर्थ है लेकिन दूसरे का नहीं। अभी उपसर्ग है संस्कृत का, एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं, अभिमान है। ठीक है। वी विज्ञान में भी आता है, विशुद्ध में भी आता है, विन्यास में भी आता है। तो यहाँ पे ये वी उपसर्ग है, इसका भी अर्थ है, अभी उपसर्ग है इसका भी, लेकिन इस वाले का अर्थ नहीं है, इस वाले का अर्थ नहीं। तो जब अर्थ नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो नियम अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे अभी और शेख, ये क्या हो गया? ये वी और सम। अब आपने ये दोनों पढ़े भी है, लिखे भी है, सुने भी है। तो जो आपने पढ़े लिखे सुने हैं तो उसी से तो बनेगा। यहाँ से क्या आ गया? ई, इधर क्या आ गया? से। यहाँ पे क्या आ गया? ई, इधर क्या आ गया? इधर आ गया आपका से। तो वो यही तो कह रहा था, वो यही कह रहा था यदि ए और आ के बाद, ए और आ स्वर को छोड़कर, तो यहाँ तो ई आया हमने छोड़ दिया ए आ को, यहाँ भी ई आया हमने ए आ को छोड़ दिया। यदि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद में ये वाला से दंतव्य से होता है, इसका हम दांत से उच्चारण करते हैं, लड़तू लसानाम दंतव्य सूत्र है। ठीक है। तो ये मूर्धन्य से होता है, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ये वाला षटकोण वाला से मूर्धन्य से होता है। ठीक है। जो हमारे जीव के ऊपर जो खाली जगह है ना, वो मूर्धन्य कहलाता है, और जो नीचे वाली जगह है उसको तालव्य कहते हैं। तो यानी कि यदि किसी भी स्वर के बाद ए आ को छोड़ के अगर ये दंतव्य से आता है तो ये किस में बदल गया? ये षटकोण वाले से में बदल गया। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, तीसरी में जाके शब्द बना। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी में 300 साल बाद जाके ये शब्द बना है विषम। तो जिसका नाम अभिषेक है, आपको ये ध्यान रखना है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सही संधि विच्छेद तो ये है क्योंकि मीनिंग इसका है। इसकी सही संधि विच्छेद तो ये क्योंकि मीनिंग इसका है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं। तो यहाँ ये वाला से बदल गया इस वाले से में, ये वाला से बदल गया इस वाले से में, तब जाके शब्द बन गया अभिषेक और विषम। ये कौन सी कंडीशन हो गई? 8 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हुई? 8 कंडीशन हो गई। चलो जी अब 9वीं और लो। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें से? ये पहली वो है और ये है ये दूसरी वर्तनी है। ठीक है। इनमें से सही बताना है कौन सी वर्तनी है, इनमें कौन सी संधि है। तो हम कैसे करेंगे जी? देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे क्या होगा? ये सच और ये हमने कर दिया। ये क्या, जैसे ऊपर था हमने अलग अलग कर लिया इनको, ये वाला ये लो। ठीक है। इसके बाद में यहाँ क्या हो गया? इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया सत और शास्त्र।
और ये क्या हुआ, ये हो गया सत और श्वास, सत और श्वास। क्लियर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा वर्ण हुआ, यहाँ तय, तय के बाद में क्या हुआ, यहाँ से हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तय हुआ, तय के बाद में क्या हुआ, यहाँ से हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कंडीशन है ये क्या है, पहली कंडीशन तय, तय के बाद में से आ गया। तो यहाँ रूल क्या है, रूल नियम ये है, यदि तय के बाद में से आता है तो ये वाला तय बदल जाता है आधे च में, और ये वाला से बदल जाता है छ में। तो पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में शब्द बन गया सच शास्त्र। तो जो ये आप लिखते हो ना, ये वाला सत शास्त्र, एक तो ये भी गलत है, ये वर्तनी शुद्ध नहीं है। एक जो ये लिखते हो आप ये वाला, ये भी गलत है। तो सही वर्तनी कौन सी है, सही वर्तनी ये दोनों है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल क्या बन गया, नियम लिखो नोट करके। अब तक मैंने क्या किया, पहले नियम लिखा और उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल दे के अपने नियम को प्रूफ किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं फिर नियम लिख रहा हूं। नियम क्या है, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद तय, ये तालव्य से है, ये कौन सा है, तालव्य, ईचू यसा नाम तालव्य। यदि तय के बाद तालव्य से, तालव्य से आए तो तय का च में तथा तय का छ में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल याद रख लो या कंडीशन, आधा हमेशा आधे में बदलेगा और पूरा हमेशा पूरे में बदलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, आधा हमेशा आधे में बदलेगा और पूरा हमेशा पूरे में बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है 9वीं। 8 कंडीशन आप व्यंजन संधि की पढ़ चुके हो। क्लियर, ये 9वीं कंडीशन है। ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली हमारी 9वीं कंडीशन है कि यदि तय के बाद तालव्य से आए तो आधा तय आधे छ में बदलेगा, और से आधा होगा तो आधे में बदलेगा। जैसे यहाँ आधा से है, आधे छ में बदला, यहाँ पूरा से है तो ये पूरे छ में बदला। तो शुद्ध वर्तनी सच शास्त्र होता है, उच्छ्वास होता है, ऊपर की ओर जो श्वास होता है वो क्या कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी व्यंजन संधि। ये क्या है हमारी, ये व्यंजन संधि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट और 10वीं कंडीशन क्या है, लास्ट और 10वीं कंडीशन ये है अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, जिनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण, पंचम वर्ण, इन्हीं को हम पंचम अक्षर भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण, पंचम अक्षर, अनुनासिक वर्ण, पंचम अक्षर परस्पर परिवर्तित भी हो जाते हैं, परस्पर परिवर्तित भी हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अनुस्वार चिन्ह भी हो जाता है, अनुस्वार चिन्ह भी हो जाता है, या अनुस्वार चिन्ह भी आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ शब्द ले लिया संजय, तो ये संजय कैसे बना है, ये हमने यहाँ पे ले लिया सन और ज, तो इससे भी पहले ये क्या था, सम और ज। तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी कंडीशन है। क्लियर, यहाँ पे शब्द आ गया संजात या संजाल, यहाँ पर क्या हुआ, ये संजात, इससे पहले क्या था, ये सम और जात था। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी कंडीशन है।
यहाँ पे शब्द आ गया संदेह, ये क्या हो गया सन और देह। यहाँ इससे पहले क्या था सम और देह। यहाँ पे शब्द आ गया संविधान, तो ये क्या था यहाँ पे सम और विधान, क्या हो गया संविधान। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है यहाँ पे मैं, इसमें क्या है यहाँ पे ई, एक व्यंजन ई बाद में है वह पहले है। यहाँ दोनों के दोनों व्यंजन हैं। यहाँ पे भी मैं और दे दोनों व्यंजन हैं। यहाँ पे भी मैं और जय दोनों व्यंजन हैं। यहाँ पे भी मैं और जय दोनों व्यंजन हैं। क्लियर। तो जब ये दोनों व्यंजन हैं तो व्यंजन संधि हुई कैसे, ये वाला मैं किस में बदला न में, क्योंकि ये हमारे 5 क्या है अनुनासिक वर्ण है। ये कैवर का अंतिम वर्ण है, ये टैवर का अंतिम वर्ण है, इसके बाद में ये यहाँ पे कै वर्ग, इसके बाद ये चै वर्ग, ये टैवर का अंतिम वर्ण है, ये तैवर का अंतिम वर्ण है और ये पैवर का अंतिम वर्ण। तो ये 5 अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं अनुनासिक वर्ण को हम क्या बोलते हैं नासिका वर्ण बोलते हैं, नासिका वर्ण। इसी को हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, बात एक ही है नासिक्य वर्ण। तो ये 5 क्या होते हैं हमारे नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से भी एयर निकलती है। तो ये क्या है, ये आपस में बदल जाते हैं और इनके स्थान पे अनुस्वार आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ न, ये मैं न में बदला अनुस्वार आ गया, ये मैं यह में बदला इसमें हमने नहीं लिया, यहाँ मैं न में बदला अनुस्वार में नहीं लिया, यहाँ मैं लिया इसमें हमने अनुस्वार लिया। अब दूसरा देखो ये आपस में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे शब्द आ गया हमारा परिमाण, यहाँ पे शब्द आया परिणाम और यहाँ पे शब्द आ गया रामायण। क्लियर। तो देखो ये कैसे बदले। तो यहाँ शब्द क्या है हमारा परि और मान, यहाँ पे क्या है परि और नाम, यहाँ पे क्या है राम और अयन, राम और अयन। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये सेकंड वाला जो है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। तो इसका मतलब संधि विच्छेद ये तो होगा नहीं। संधि विच्छेद के लिए तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा परि और मान, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरे में जाके ये बना। यहाँ पे क्या है परि और नाम, तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, तीसरे में बना। यहाँ पे क्या है ये राम और अयन। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला न इस वाले न में परिवर्तित हो गया। मैं सिर्फ ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो न है ये इस वाले न में परिवर्तित हुआ, ये वाला न इस वाले न में परिवर्तित हुआ, तभी तो जाके शब्द बना। सही संधि विच्छेद तो ये है सही संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद तो ये है राम और अयन। राम की जो दृष्टि है, राम का जो नेत्र है वही तो रामायण है, इस अयन का तो कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये वाला जो न है ना, ये वाला जो न है, ये वाला न, इसी का तो परिवर्तन हो रहा है। इन दोनोों का आपस में न का न में या इसका इसमें बात एक ही है। तो ये आपस में क्या है परिवर्तित होते हैं। तो ये कौन सी थी अनुनासिक वर्ण पंचम अक्षर परस्पर परिवर्तित भी हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अनुस्वार चिन्ह भी आ जाते हैं। मैं आया, मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह आ गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्या कहलाए और ये आपस में परिवर्तित होके बने। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे देखना कौन सा वर्ण आया है। यहाँ पे आया ई, इधर से आया मैं, एक व्यंजन एक स्वर। यहाँ से आया ई, इधर से आया न, एक व्यंजन एक स्वर। यहाँ से आया ए, हाँ ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे आ गया तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है नहीं है। ये दोनों के दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है, ये दोनों के दोनों क्या है व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इन 10 कंडीशनों में हमने अपनी व्यंजन संधि को कर लिया है कंप्लीट और संधि वाला टॉपिक हमारा आज हो चुका है कंप्लीट। कल आपकी क्लास का जो टाइमिंग होगा वो रखेंगे हम 8 बजे से, क्योंकि मैं डेली लेट हो रहा हूँ 10 से 12 मिनट, क्योंकि मुझे दूसरी जगह से आके दूसरे घर में क्लास लेनी होती है। क्योंकि मैंने जो आपको बताया था कि परिवार में एक ऑपरेशन कराया था तो उनको गांव में छोड़ के आना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले कि नहीं हम अभी यहीं पे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला कि दिखाना पड़ेगा बीच में। तो गांव थोड़ा दूर है तो गांव में मैं छोड़ के नहीं आया, अभी वो हमारे पास ही है
उनकी केयर करनी पड़ती है। दो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन थोड़ा ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ा सा दिल्ली में ही हूँ, लेकिन दिल्ली से जहाँ पहले मैं रहा करता था पुराने घर में, वहाँ से नए घर में जो पीतमपुरा है वहाँ मेरा स्टूडियो लगा हुआ है जहाँ हम पहले रहते थे। तो इसीलिए वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है रोज, और मैंने टाइम कर दिया है आपका 8 बजे से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा सा समस्या में हूँ और जल्दी वे ठीक हो जाएगी चीज़ें तो फिर मैं आपका टाइम वही कर दूंगा जो 7:30 से 9 बजे का था। अभी मैं टाइम आपका रखूंगा यही 8 बजे से 9 बजे का, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि जितना भी जल्दी हो सके कि मैं फिर अपना 7:30 से कंटिन्यू आपका 9 बजे तक का मैं करूँगा। तो कल से जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे रहेगा। तो कल आपको जो लाइव होना है कितने बजे होना है? 8 बजे लाइव होना है। कितने बजे लाइव होंगे आप? 8 बजे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 8 बजे मतलब 8 बजे, 8:05 नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये 8 बजे से कल मेरी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी, और उसमें लेंगे हम नया टॉपिक। उसमें क्या लेंगे हम? उसमें नया टॉपिक आपको हम करवाएंगे। तो कल की जो क्लास है ये सुबह की है, कभी शाम की सोचो, ठीक है। तो कल 8 बजे हम लाइव होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों का नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, संधि में। और क्योंकि ये वर्तनी वाला भी इसी पे डिपेंड है, शाब्दिक अर्थ भी हम यहीं से निकालते हैं, और यहाँ तक कि उपसर्गों को भी हम यहीं से पहचान करते हैं। उपसर्ग की भी पहचान जो होती है वो यहाँ संधि के आधार पे ही की जाती है। क्लियर जी? चलो, सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।